हाय, गुड आफ्टरनून। कमोडिटी राउंड अप में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे डिटेल में पूरे कमोडिटी स्पेस की अपन चर्चा करेंगे। जो सोने को डॉलर का डर लग रहा है, लगातार दबाव गहराता चले जा रहा है। खास तौर पे जब से ट्रम्प साहब के आने की खबर आई है, प्रेशर माउंट होता चले जा रहा है। तो सोने पे किस तरह का आउटलुक है, कब थमेगा ये प्रेशर और यहां से ट्रेड क्या लेना है, इस पे चर्चा। बेस मेटल्स का जो बेस टूट गया है उस पर चर्चा। और इसमें ना सिर्फ चाइना के वो फीके स्टिमुलस का असर है, बल्कि ट्रम्प साहब की वुड बी पॉलिसीज की भी दिक्कतें शुमार होती है। कहां बेस मेटल्स में ट्रेड ले सकते हैं, किस तरह की समीकरण बैठ रहे हैं, इस पे बातचीत। और खास तौर पे आज गेहूं पर चर्चा होनी है। इस बार गेहूं की घटी बुआई, क्या कारण है, किस तरह की प्राइसिंग आउटलुक है, इन सब पे चर्चा होगी। और अगर जुड़ चुके हैं तो बताइएगा। ओके, इस समय पहले तो अपन बातचीत करें केडिया साहब से। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया साहब हमारे साथ जुड़ते हुए। केडिया साहब, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। भाई पहले सोना रखिएगा स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। इंटरनेशनल मार्केट, इंडियन मार्केट्स दोनों, मेरे को याद पड़ता है केडिया साहब 2800 के आसपास देखा था इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रति आउंस सोने का भाव। आज 2550 के करीब। और मेरे ख्याल से प्राइमरी रीजन वो डॉलर इंडेक्स का लगातार इंच अप करना। मैं इस पे आऊं उससे पहले जो प्राइमरी रीजन है उस पे आता हूं। डॉलर इंडेक्स 103 ऑड लेवल्स के आसपास जब वो आउटकम आना था चुनावों का अमेरिका में, और ऐसे भाग रहा है जैसे कोई स्टॉक भागता है। 107 के करीब अब दहलीज पे खड़ा हुआ डॉलर इंडेक्स। ये इंचअप जो होता चले जा रहा है, आप लोग का क्या व्यू बन रहा है इससे? क्योंकि सारे समीकरण कमोडिटीज के जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इससे शुरुआत कर रहा हूं। क्या मूड बन रहा है डॉलर इंडेक्स को देखकर? आप लोग क्या मान के चल रहे हो? और कितना इंचअप? कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। नमस्कार। देखिए, कभी भी जब डे स्टार्ट करता हूं तो मैं सबसे पहले डॉलर इंडेक्स ही देखता हूं। और सितंबर के लो से अगर हम देखें, जब हमने 100 का लेवल देखा था, 100 से वन साइडेड ये तेजी आई है जो 106.70 का लेवल छू चुका है। और डॉलर में जब तेजी आती है तो जनरली हम देखते हैं कि सभी कमोडिटी या अदर एसेट क्लास में उसका एक इफेक्ट पड़ता जरूर है। हमने यूरो में फॉल आते हुए देखा, येन में, पाउंड में, सोने में, चांदी में, सभी में फॉल आया। लेकिन अगर सोने की बात करें तो सोने में आप नहीं बोलो कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने लगातार बड़ी तेजी दिखाई थी, जिसके कारण हमने पहले भी डिस्कस किए थे। और अब एक प्रॉफिट बुकिंग भी लग रहा था। तो मुझे लगता है जो मेजर 4 कारण रहेंगे, वो पहला है डॉलर इंडेक्स की तेजी। और मुझे लगता है कि अभी भी ये 107-107.20 तक जाने की ताकत रखता है एज ऑफ नाउ, क्योंकि बॉन्ड यील्ड में भी हमने चीजें देखे। कल के जो इन्फ्लेशन नंबर आए हैं उसके बाद तो हमने थोड़ा सा और जम देखा, क्योंकि दिसंबर में जो रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पहले 62% था 2 दिन पहले, अब वो 80% हो चुका है। और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 0.25 का रेट दिसंबर में हो जाएगा। तो मुझे लगता है गोल्ड के लिए ये सारी फैक्टर, एक तो टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग, साथ में डोनाल्ड ट्रंप का आना और पॉलिसीज को लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसका लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि हैवी वेट हो चुका था गोल्ड, जिसकी वजह से ये करेक्शन आया। साथ में बिटकॉइन में जो तेजी आई है, वहां से भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि पैसा बुलियन से निकलकर उधर भी मूव हुआ है। तो कुल मिला के सारे फैक्टर, टाइमिंग गिरावट है, बट लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है सोने चांदी में। लॉन्ग टर्म इंटैक्ट है, बट फॉर द टाइम बीइंग वो प्रेशर दिन पर दिन बढ़ता चले जा रहा है। आज भी सोना आपकी स्क्रीन पे 1% का दबाव, 725 रुपए नीचे भारतीय बाजारों में कामकाज करता हुआ। और हां, यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट आया बढ़ के इन्फ्लेशन का नंबर, पर वो बिल्कुल उम्मीद पे खरा उतरा। हमारा जैसा नहीं रहा कि इन्फ्लेशन उम्मीद से ज्यादा शूट अप कर गया। उससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि शायद दिसंबर में एक 25 बेसिस पॉइंट्स का और कट, 25-50 में बाजार झूल रहा है, पर लार्जली 25 बेसिस पॉइंट्स के कट की एक्सपेक्टेशन एक और बन रही है। सोने में आपने कहा हाल फिलहाल प्रेशर माउंट होगा। ऐसे में आप लोग केडिया साहब कोई ट्रेड ले रहे हो, बिकवाली करने के मौके अब हैं, या अब वो रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है?
देखिए, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है। एज ऑफ नाउ हम एक ही दिन में हम देख रहे हैं कि 2-2% की भी तेजी मंदी है, हम गोल्ड जैसी कमोडिटीज में आते हुए, और लग भी रहा है जिस से वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली गोल्ड के लिए काफी बेहतरीन है। हम भी एक करेक्शन देख रहे थे, बट हाँ, हमारा मानना था कि 75,000 या हम $2,600 तक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मार्केट की वॉलिटिलिटी की वजह से आज हम उसके नीचे जरूर देख रहे हैं, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए 73,500, 73,600 एक अच्छा लेवल है। फेस मैनर में लेके चलिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्राडे में मुझे लगता है कि एक सपोर्ट दिखना चाहिए जो 73,500 का रहेगा। तो बिकवाली की सलाह इसलिए नहीं है क्योंकि वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, बट आज दिन में मार्केट दबाव में रहेगा। शाम को जो हम पीपीआई के नंबर्स देखेंगे, वहां से मुझे लगता है कि थोड़ा रिलीफ जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा, बट 73,500 गोल्ड और इंटरनेशनल में हम 2540-45 के जोन में जाते हुए देख पाएंगे। बट लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे फेस मैनर में लेना चालू करना चाहिए। यह है सोने पर व्यू। मैं कच्चे तेल पर आऊंगा केडिया साहब, लेकिन थोड़ा सा डिविएट करता हूं, एग्री की तरफ थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए। मैंने अपफ्रंट टीज कर रहा था कि गेहूं की बुआई घट रही है। इसी पे बात करने के लिए अब हमारे साथ फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन साहब जुड़ते हुए। सिराज सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। ये गेहूं की सोइंग कम हो रही है, खासतौर पे मध्य प्रदेश, राजस्थान में घटती हुई नजर आ रही है। क्या रीजन नजर आता है सिराज सर? देखिए, वहाँ मध्य प्रदेश में और कुछ और एरियाज में बारिश थोड़ा सा लेट होती रही। सितंबर में भी बारिश होती रही, तो उसकी वजह से थोड़ी सी जो जिन एरियाज में धान होता है वहाँ पर थोड़ा सा डिले हुआ। कुछ सोयाबीन का हार्वेस्टिंग डिले हुई। तो अभी कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं है, लेकिन एक चीज जो मैटर करती है वो है टेम्परेचर। अभी जितना टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वो नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी डिले है वीट की सोइंग में। तो फिर इसका प्राइसिंग पे सिराज सर किस तरह का असर आप देख रहे हो? देखिए, अभी इसका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट एज सच तो प्राइसिंग पे नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट के आंकड़े बताते हैं वीट का प्रोडक्शन जितना है उसके हिसाब से तो कोई वीट में इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन काफी इन्फ्लेशन एक कमोडिटी में हो रहा है दूसरी कमोडिटी की सिंपैथी में। तो बहरहाल 10% से ज्यादा फूड इन्फ्लेशन है, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट। और यहाँ से आउटलुक किस तरह का नजर आता है? और वो जो सरकार का प्रोडक्शन का पूरा टारगेट वगैरह था वो मीटअप होता हुआ नजर आएगा, नहीं आएगा? नहीं आएगा। देखिए, राइस का प्रोडक्शन इस साल बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। अभी जिन स्टेट्स में भी हार्वेस्टिंग हो रही है, प्रोक्योरमेंट हो रहा है, वो बहुत अच्छा होगा। बल्कि कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा इंसेंटिव दिया है धान पर, 3100 रुपये पर क्विंटल मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इवन उड़ीसा में। तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो रहा है क्रॉपिंग पैटर्न में। लेकिन अभी कोई ऐसी कम से कम बेसिक सीरियल्स में कोई तशवीश की बात नहीं नजर आती। ओके सिराज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। केडिया साहब, बात सही है, बारिश लेट शुरू हुई लेकिन जब आई तो बढ़िया आई, इवेंचुअली रही तो सपोर्टिव। आप लोग का हाउस व्यू क्या बन रहा है? अब बिल्कुल देखिए, इस बार है ना ला नीनो जब भी रहता है तो हम देखते हैं कि मॉइस्चर लेवल काफी अच्छा रहता है। हमने पहले की भी फूड ग्रेड प्रोडक्शन अच्छे देखे, जो गवर्नमेंट के टारगेट थे उसके बराबर था। विंटर क्रॉप की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी मुझे लगता है बुआई अच्छी रहनी चाहिए, बट सरप्राइजली जिस ढंग से वीट के लिए हम देख रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। बट हमने पल्सर्स के अंदर खास करके चने में गवर्नमेंट में ऑलरेडी कंसर्न दिखा है, जहाँ पे हमने गारंटी एमएसपी भी बढ़ता हुआ दिख रहे हैं। चाहे हम राइडी की बात करें, मस्टर्ड की, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि इस बार सोइंग अच्छी रहेगी। तो कुल मिला के वीट के लिए काफी सरप्राइज था। जो उम्मीद एकरेज है वो करीबन 15% के आसपास बताया जा रहा है। 41.3 लाख हेक्टेयर के आसपास अभी तक ओवरऑल बना है। खास करके मध्य प्रदेश में सिग्निफिकेंट डिले हुआ है सोइंग को। तो टू अर्ली टू से राइट नाउ, अगला हफ्ता 15 दिन बुआई के जो आंकड़े आएंगे ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट कुल मिला के इस बार मौसम अच्छा रहेगा जो वीट को एक्चुअली सपोर्ट करता है। हमने 2 साल पहले सुना भी था, जब गर्मी थी तो वहां पे यील्ड में लॉसेस थे, बट वैसा इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। ये
ओवरऑल अच्छा रहेगा, बट टाइमिंग प्राइसेस के अंदर मुझे लगता है कि एक थोड़ी बहुत अभी रिसेंटली हमने देखा था 3190 तक का लेवल पहुंच चुका था। जनवरी 2023 में हमने 3250 तक भी भाव को जाते हुए देखा था। तो लेट्स सी के प्राइसेस पे कितना और इंपैक्ट पड़ता है, बट फूड इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं पिंच करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रिसेंटली एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी हमने बड़ी तेजी आती हुई देखी है। हाँ, इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैंने डिस्कशन की अजय जी शुरुआत करी थी अपन ने सोने से, फिर कच्चे तेल के बिना वो डिस्कशन पूरा नहीं हो पाएगा। जब यूएस इलेक्शंस का मूड माहौल गर्म था, तब वो ग्लोबली जियोपॉलिटिकल तमाम कंसर्न्स के बावजूद क्रूड सधा हुआ था। तब कहा जा रहा था कि यार बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है यूएस इलेक्शंस पे, और शायद इसीलिए इस तरह से सधा हुआ आपको कच्चा तेल नज़र आ रहा है। अगर ऐसा था तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के आउटकम के बाद क्रूड को थोड़ा बहुत तो वापस मोमेंटम गेन करना चाहिए था। ऐसा हुआ नहीं है। ट्रम्प साहब आके बोले ब्लैक गोल्ड है हमारे पास, पर्याप्त है, और इसी के थ्रू हम कंट्री की डेट को खत्म करेंगे भाई। तो ये क्रूड को लेकर जो, और ऊपर से डिमांड प्रेशर्स भी बहुत तगड़े हैं, चाइना वाइना का स्टिमुलस फीका ही नजर आ रहा है। इवेंचुअली क्रूड की ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू आप लोग को क्या नजर आती है, और इस समय ट्रेड के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल काफी सरप्राइज था डोनाल्ड ट्रम्प का, और हम जानते हैं कि लास्ट रिजिम में भी उनका जो ऑब्जेक्टिव था यही था कि कच्चा तेल हमारे पास जो ब्लैक गोल्ड पड़ा है वो हम एक्सपोर्ट करें, उसी के लिहाजा ईरान पे सैंक्शंस लगना, यूएस का एक्सपोर्ट बढ़ना, ये हमने देखा था। अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी जहां पे नॉन ओपेक का जो प्रोडक्शन है या सप्लाई है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर यूएस का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है। मार्केट में अभी भी दबाव इसलिए बन रहा है क्योंकि चाहे हम चाइना के नंबर देखें, चाइना ने जितने भी एफर्ट्स किए वो कहीं पे भी डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहा। ईआईए ने भी रेज किया है कि 2024 का ग्लोबल ऑयल आउटपुट है वो 102.6 मिलियन बैरल तक रहेगा, जो 102.5 है। वहां पे हम सप्लाई बढ़ते हुए देख रहे हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बना हुआ था मिडिल ईस्ट में, आप ये देखिए 15 दिन में एक सिंगल अपडेट नहीं है कि उसमें नया चीज क्या है। तो एक तरफ वॉर प्रीमियम कम होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से सोना और कच्चा तेल दोनों में फॉल था, और वहीं दूसरी ओर सप्लाई साइड का मुझे लगता है कि ब्रांड देखिए 70 एक ऐसा लेवल है जो पिछले साल भर के अंदर कभी भी 70 के नीचे ब्रांड के प्राइसेस टिके नहीं है एज ऑफ नाउ। हाँ, जब भी 70 के नीचे जाता है, चाइना और यूएस दोनों ही अपनी जो रिजर्व्स है उसको बढ़ाने में लग जाते हैं। तो आई थिंक टाइमिंग मार्केट में दबाव थोड़ा बहुत कंटिन्यू रह सकता है, बट 70 का लेवल हम ब्रांड पे देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में निकल कर आएगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो आज शाम की इन्वेंट्री डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूएस की इन्वेंट्री में हमने जो एपीआई के नंबर है तो वहां पे 0.8% का हमने फॉल आते हुए देखा था। इसके लिए कल थोड़ा सपोर्टिव था। तो आज एक दायरा रहेगा जो मुझे लगता है 5680 से लेकर 5850 के दायरे में रहेगा। 5700 के करीब आए तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सकता है, बट 58-58-50 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। एक दायरे में कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ओके, ब्रेक ले लेता हूं। केडिया साहब बने हुए हैं, और केडिया साहब हर चीज पे बातचीत कर सकते हैं। तो अपन आएंगे तो बेस मेटल्स पे चर्चा करेंगे। अभी मैं देख ही रहा था डॉक्टर कॉपर का क्या हाल है, 1% का दबाव, और ऑफ लेट बेस मेटल धीरे धीरे ठंडे पड़ ही रहे हैं। तो बेस मेटल्स और केडिया साहब की एग्री में पिक्स ब्रेक के उस पार। सबका स्वागत है। क्विकली जरा सा बेस मेटल्स और एग्री की चर्चा कर ली जाए। बेस मेटल लाइए, डॉक्टर कॉपर को स्क्रीन पे दिखाइए भाई। 1% से ज्यादा का दबाव है मेरे ख्याल से आज यहां। 1% का दबाव इस समय ₹7.5 कमजोर है। केडिया सर, वो ट्रम्प के जो कहते हैं ट्रम्प ट्रेड्स, वो इक्विटीज में तो फिजल आउट हो गए, वो आपकी करेंसी में हो नहीं रहे, तो कुछ असर उसका हो सकता है। डिमांड कंसर्न्स वे कर रहे होंगे, क्या लग रहा है सर? 3 मंथ के लोज पे ऑलरेडी आके खड़ा हुआ है कॉपर। वेयर इज डॉक्टर कॉपर हेडेड? देखिए जी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर है वो चाइना फैक्टर है। हम चाइना से जितनी भी न्यूज देख रहे हैं पिछले 6 महीने में, उम्मीद लगी हुई है कि चाइना से कुछ स्टिमुलस आएगा, इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए बार बार कॉपर में अच्छा जंप आता है। हम इंटरनेशनल में देखते हैं $10,000 के करीब जाता है एलएमई, बट फिर से 9,000 पे जाके लौट जाता है। एमसीएक्स की बात करें तो 790 के नीचे ना सस्टेन कर पा रहा है, ना ही 850-60 के ऊपर जा पा रहा है। तो सबसे बड़ा अभी जो डर बना हुआ है वो चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर बना हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लियर कट है कि बाकी इकोनॉमी पे 10% तो 10% जो भी ड्यूटी है वो डबल कर दिया जाएगा, लेकिन चाइना में 60% की ड्यूटी लगा दी जाएगी। तो उसकी वजह से मार्केट आप देखिए डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद से ही
पूरा बेस मेटल है, सभी आइटम्स में हम गिरावट दिख रहे हैं। हाँ, टेक्निकली मार्केट अगर आप देखोगे तो ओवरसोल्ड जोन में $9,000 एलएमई पे इस वक्त चल रहा है, उसके नीचे बिल्कुल सस्टेनेबल लग रहा नहीं है। बट एक हिंट तो चाहिए मार्केट को बाउंस करने के लिए। नो डाउट कल शाम को एक अपडेट आया था, चाइना के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने अनवील किया टैक्स इंसेंटिव फॉर होम्स एंड लैंड ट्रांजैक्शंस। इससे उम्मीद है कि प्रॉपर्टी मार्केट को बेनिफिट मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ डॉलर की तेजी है, अनसर्टेनिटी डिमांड को लेकर, जिसकी वजह से दबाव है। तो टाइमिंग हो सकता है और दबाव बढ़े, जो 788 तक का लेवल M6 पे कॉपर दिखा दे। इसके विपरीत जिंक और एल्यूमिनियम मुझे थोड़े ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्टर्स ने अपनी प्रोडक्शन कट की है, इन्वेंट्री में कंसर्न है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 272 का एक अच्छा बेस बन जाएगा जिंक के लिए, और करीबन 232 233 एल्यूमिनियम। बट करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं, थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलना चाहिए बेस मेटल में। परफेक्ट, इस लेवल्स पे आप बेचेंगे नहीं, वेट एंड वॉच मोड पे। एग्री में धनिया आज बढ़िया 2% के अपटिक्स दिखा रहा है। जीरा रखिएगा स्क्रीन पे 1.25% के आसपास के गेन्स वहां पर। खैर, एक काम करते हैं, शो की समाप्ति जीरे के तड़के के साथ कर देते हैं। केडिया साहब, क्या करना है? 1.25% गेन ऑलरेडी। बिल्कुल, तड़का हम मसाले पूरे में देखेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सोइंग का टाइम है, सोइंग डिले है, और सोइंग डिले की वजह से जीरा धनिया इनकी सोइंग में कम से कम 15 से 20% की कमी आएगी, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, एमपी में फार्मर के पास चना हो गया, बाकी कमोडिटीज काफी अच्छी, जहां पे एमएसपी भी अच्छी है और प्राइसिंग भी अच्छी है। तो मुझे लगता है दोनों में ही ये कमी की वजह से ये अच्छी तेजी बनी है। जहां पे जीरा मुझे लगता है करंट लेवल से अभी भी लिया जा सकता है, ऊपर में 25,500 से 25,700 तक का लेवल मिल जाएगा। लेकिन धनिया मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2-3 सालों से भाव चले नहीं और फार्मर का डाइवर्जन दूसरे क्रॉप पे काफी ज्यादा है। तो धनिया में मुझे लगता है कि 8,000 तक का भी लेवल इजीली दिखा सकता है। इस बार रमजान भी जल्दी है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की डिमांड जो रहेगी वो हम दिसंबर से ही पिक करते हुए दिखाएंगे, जिसके चलते हल्दी, जीरा, धनिया तीनों ही काउंटर में अच्छी रहेगी। हल्दी में भी मुझे लगता है कि 13,800 से 14,000 का लेवल दिख जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट काफी टाइट है। तो मसाले में तड़का कंटिन्यू रहेगा। हाँ, चलिए फिर इस बढ़िया मसालेदार शो की समाप्ति यहीं करते हैं। केडिया सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मदद करने के लिए। ब्रेक के उस पार वीरू के साथ फ्यूचर्स एक्सप्रेस देखिए। नमस्कार।